आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और विशेष में आज हमारे साथ है अम्बेडकरेट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब। विजय मानकर साहब की जो विशेषता है कि जो समसामयिक मुद्दे और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, ह्यूमन राइट्स के मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों की जो समझ है वो समझ जनता तक पहुंचाने का काम विजय मानकर साहब करते हैं। आज विजय मानकर साहब से बात करेंगे एक बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो मुद्दा आरक्षण से जुड़ा है। मानकर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मानकर साहब, एक बात हम इन दिनों देखते हैं कि जिस तरह से चाहे फिर हमारी न्यायपालिकाएं हो या फिर हमारे पॉलिटिशियंस हो, एक मुद्दे पर बड़ा काम करते हैं और वो होता है आरक्षण का मुद्दा। अब ये आरक्षण का मुद्दा पिछले दिनों भी इतने ज़ोर शोर से चला कि उसके लिए मोर्चे निकले, बड़े बड़े मोर्चे निकले, मुख्य मोर्चे निकले, क्रांति मोर्चे निकले। और ये मोर्चे के बाद मराठा आरक्षण की बात महाराष्ट्र से उठी और वो बात सदन के पटल पर आई, वहाँ से ये आरक्षण मंजूर भी हुआ। लेकिन इन दिनों न्यायपालिका में एक बात चल रही है कि आरक्षण का ये जो मुद्दा है, मराठा आरक्षण का ये मुद्दा, न्यायपालिका ये कह रही है कि भाई इस मुद्दे को हम ये छोटी बेंच पर सेटल नहीं करेंगे, इसको बड़ी बेंच पर जाना होगा। हम इस परिप्रेक्ष्य में इस मुद्दे को समझना चाहते हैं कि क्या वाकई, मतलब जिस तरह से बात की जाती है कि महाराष्ट्र में मराठाओं के आरक्षण की जो बात हो रही है, क्या वाकई आपको लगता है कि आरक्षण का जो उद्देश्य रहा है हमारे संविधान में, वो उद्देश्य जिसकी पूर्ति इस आरक्षण के द्वारा होती है, नहीं होती है, या फिर कैसे होती है? क्यों सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसको बड़ी बेंच के पास डिस्कस करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो बड़े बेंच की तरफ रेफ़र किया है जी, क्योंकि मंडल का जो डिसीजन है 50% का उसको ओवर रूल करके उनको डिसीजन देना है, पॉइंट नंबर 1। जी, दूसरा जो है, यानी क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो रिजर्वेशन है जो 12 और 13% हुआ है, ऑलमोस्ट ऑल 63-64% हो रहा है, क्योंकि पहले ही 52% था, अभी जो है 63-64% हुआ है। तो उस परिप्रेक्ष्य में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को ले डाउन करने के लिए लार्जर बेंच को दिया, बस साथ में स्टे किया। मैं समझता हूँ अब सुप्रीम कोर्ट है, उसका जुरिस्डिक्शन है, उसका डिस्क्रिशन है। जी, जी, पर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस है, जो 103rd अमेंडमेंट के बाद में जो इनकारपोरेट किए 15(6) एंड 16(6) जो है अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स में, उस पर स्टे नहीं किया, लेकिन इस पर स्टे किया है। तो ये एक पहला मुद्दा है कि इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को टेस्ट करने के लिए रेफ़र किया है, जो मैं समझता हूँ कि एक तरह से ठीक स्टेप है। रही बात दूसरी की भी मराठाओं को रिजर्वेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो इसके मेथोडोलॉजी में जो गायकवाड़ कमीशन है जी, तो जो स्टेट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन की जो रिपोर्ट जो है, जो 2019 में जो है वो सेटल हुई महाराष्ट्र में, उसके बाद में स्पेशल एक्ट जो है महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया 2019 में, जी, जिसको हम बैकवर्ड क्लासेस, सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट भी कहते हैं, 2019 का जो है वो। अब गायकवाड़ कमीशन का जो मेथोडोलॉजी है सर्वे का, जी, वो उसकी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को टेस्ट करने का भी एक इसमें इशू है। और जहाँ तक गायकवाड़ कमीशन की जो सर्वे की रिपोर्ट्स आ रही है, काफ़ी एग्जॉस्टिव सर्वे किया ऐसा जो है वो कहा जा रहा है, जिसमें जो लार्जर सेक्शन ऑफ मराठास है वो बैकवर्ड है, ये उसमें प्रूव हो रहा है। अगर उसकी मेथोडोलॉजी प्रूव होती है तो रिजर्वेशन स्टैंड करेगा। लेकिन आपका स्टडी क्या कहता है इसका? मतलब गायकवाड़ कमेटी का जो रिपोर्ट है, जिसके आधार पर महाराष्ट्र में ये जो मराठाओं का आरक्षण है जिसको सेटल किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि ये उन्होंने जिन निकषों पर ये स्टडी को किया है, क्या वो ठीक है? काफ़ी हद तक ठीक है, पर अभी डिफरेंट क्राइटेरियाज लगा के उसको जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस किए जा सकते हैं। देखिए, जो मेजॉरिटी ऑफ द 60-70% मराठास हैं, देखिए, क्योंकि मराठा कम्युनिटी इट इज़ नॉट अ कास्ट, एक्चुअली इट इज़ एन आइडेंटिटी। अगर आप थोड़ा सा मराठास की हिस्ट्री में जाएंगे तो 1942 तक मराठास जो है वो बैकवर्ड क्लासेस थे। आप अगर बॉम्बे प्रोविंस को देखेंगे या सीपीएन बेरार में तो कुनबी हो जाते हैं, तो वो जो है वो बैकवर्ड क्लासेस रहे। शाहू महाराज का जो रिजर्वेशन शुरू हुआ उसमें भी शाहू महाराज के रिजर्वेशन में भी मराठास थे, SC STs के साथ में, बाकी सब लोगों के साथ में। जी, जी, ये तो काका कलेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट आई वहां से एक्सक्लूड किया गया मराठास को, आप ध्यान दीजिए। और फिर मंडल ने इनको कहाँ रख वो दिया? नेचुरली मंडल से भी एक्सक्लूड हुए वो। अच्छा। फिर खत्री कमीशन है, देशमुख कमीशन है, जितने कमीशन हुए या कमिटीज हुई है उन्होंने इनको एक्सक्लूड किया। 42 के बाद से एक्सक्लूशन स्टार्ट हुआ है मराठास का। तो इसकी कोई खास वजह रही होगी? नहीं, देखिए, अब ये इकोनॉमिकली थोड़ा सा एडवांसमेंट था, पॉलिटिकल एडवांसमेंट था मराठास के अंदर में। अच्छा, तो इसीलिए जो है काका कलेलकर कमीशन तो वैसे भी जो है वो कोई कॉन्क्रीट स्टडी नहीं था।
और उसके बाद मंडल कमीशन का स्टडी आया, फिर उसने भी ज़्यादा सोशल क्राइटेरियाज को लगाया। उस समय मराठास में काफ़ी चीफ मिनिस्टर्स थे, तो उसके वजह से उनको लगा कि नहीं, ये तो कम्युनिटी बैकवर्ड नहीं है। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा देखा गया। और सोशली तो हम सब जानते कि क्षत्रिय आइडेंटिटी का जो एक मिसकंसेप्ट है, जो गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज का जो किया था, उससे भी ये एक मिसकंसेप्ट आया कि भाई नहीं, ये तो क्षत्रिय कम्युनिटी मानती है स्वयं को। लेकिन अगर आप वाइडर स्टडी करोगे कुणबी मराठास या मराठा कुणबीस का, तो वो जो है पीजेंट्री है, पीजेंट्री यानी मिडिल पीजेंट्री बोला जाता है उसको, यानी जो बेसिकली किसान लोग हैं, जिसमें बेसिकली कुणबी थे, धनगर थे, साली थे, माली थे, भंडारी थे, और ये सब कम्युनिटीज़ मिलके, लोहार सुतार थे, और ये सब मिलके जो है बाद में जो है वो मराठा आइडेंटिटी बनी है। तो ये उसकी सोशोलॉजी है। अब ये सारे जो कन्फ्यूजन्स थे, अब जो गायकवाड़ कमीशन ने जो रिसर्च किया है वो काफ़ी हद तक वैलिड लगता है, और हाई कोर्ट ने भी स्वयं कहा है कि ये काफ़ी साइंटिफिक स्टडी है। पर अगर डिफरेंट क्राइटेरियाज लगाए जाए तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसको अनसाइंटिफिक स्टडी बोल के अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी घोषित कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड है, उस पर रेमेडीज़ पर मैं बाद में बात करूँगा। लेकिन अगर हम लोग इस बात को अगर समझ रहे हैं कि ये आरक्षण मराठाओं के लिए जिस तरह से ये सोशल क्राइटेरिया लगाकर लोगों ने टेस्ट करना चाहा, तो क्या ये टेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनली टेस्टिंग ठीक था? ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो बिल्कुल सही। देखिए, अगर आप लैंग्वेज ऑफ आर्टिकल 16(4) को पढ़ेंगे या 15(4) को पढ़ेंगे, तो 16(4) कहता है एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, 15(4) कहता है एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, यानी एनी जो भी इस क्लासीफाई होते हैं इस क्राइटेरिया पे, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है या बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है, उनके लिए रिजर्वेशन का प्रोविजन है, या स्पेशल प्रोविजंस जैसे एजुकेशन वगैरह में जो रिजर्वेशन है उसका प्रोविजन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो अगर वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, अगर गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट प्रूव करती है, तो रिजर्वेशन तो मराठास को मिलना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फिर अगर ये बड़ी बेंच अगर इसको डिस्कशन करना चाह रहा है और बड़ी बेंच अगर इस मैटर को सेटल नहीं कर पाया, तो आप कैसा देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल सिनेरियो या फिर इसका सोशल सिनेरियो, एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में आप इस सिनेरियो को कैसा देखते हैं? देखिए, हम भी पूरे महाराष्ट्र में हमको भी मालूम है, क्योंकि पार्टी पूरे देश में है, महाराष्ट्र में भी है। तो मराठास का आज का जो पोजीशन है जी, अगर पॉलिटिकल क्लास को यदि आप छोड़ दें, तो जो लार्जर 70% ऑफ मराठास है उनकी हालत अच्छी नहीं है। अब देखिए ना, आप 40% जो टोटल आत्महत्या है, अगर 100 किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उसमें 40 किसान ये मराठा है प्योरली महाराष्ट्र के अंदर में। आप देखिए, अभी पहले जो है लैंडलेस लेबर नहीं थे मराठास, अभी के सर्वे में ये आ रहा है कि वो लैंडलेस लेबरर भी है। अगर आप लैंड फ्रेगमेंटेशन देखेंगे तो पहले जो है बड़े ज़मींदार माने जाते थे जी, अभी कुछ परिवार हो सकते हैं अभी भी बड़े ज़मींदार हो, लेकिन अगर आप एवरेज 70% के ऊपर मराठा देखेंगे तो वो 5 एकड़ 6 एकड़ इस तरह का जो है वो ज़मीन है। तो अभी का नया जो सोशो इकोनॉमिकल जो सर्वे आ रहा है, एजुकेशनल सर्वे आ रहा है, अगर आप सेंट्रल सर्विसेज में IAS IPS में देखें तो मराठा हार्डली मिलेंगे आपको। स्टेट सर्विसेज में टोटल मिला के 19% मिलेंगे, लेकिन कुणबी मराठा की आबादी लगभग 32% है महाराष्ट्र के अंदर में। तो ये सारे अगर एस्पेक्ट्स को अगर आप देखते हैं तो सोशल जस्टिस का इशू है, और प्रॉपर सर्वे होकर मराठास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं कहता है तो क्या होगा, ये आपका जो सवाल है। तो मेरा रेमेडी एक ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इसका परमानेंट रेमेडी है, और उसके 2 बिल्स में ऑलरेडी बनाए, इसलिए मैं इसको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि ये आ सकता है। और रिजर्वेशन ये ह्यूमन राइट ने भी माना है। अगर आप ह्यूमन राइट्स में जाएंगे, अगर ICRD में जाएंगे, अगर आप जिसको इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे, या महिलाओं के लिए सीडॉ करेंगे, उन्होंने भी रिजर्वेशन को माना है। यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी इसको माना हुआ है। तो रिजर्वेशन जो, और इवन जैसे थॉमस पिकेटी जैसे जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी रिजर्वेशन की वैलिडिटी को जो है वो प्रूव किया है कि इससे भाई इनइक्वालिटी कम हुई है इंडिया के अंदर में। तो रिजर्वेशन होना चाहिए। और पहले कोई बहुत ज़्यादा लैंड ओनिंग था या पॉलिटिक्स में था, इसलिए आज वो बैकवर्ड नहीं हो सकता, ये मानना गलत है, क्योंकि इकोनॉमी चेंज हो रही है ना। क्योंकि स्टेट के पास तो 12% ही इकोनॉमी रही, लेकिन 88% बाहर है। एक बात इसके साथ ये भी जोड़ी जाती है कि भैया 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आरक्षण की। क्यों नहीं होना चाहिए? फिर अभी जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को दिया, उससे तो वो जंप ही हो चुका है ना ऑलरेडी। वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जो है खुद ही जंप कर दिया मंडल के जो है वो केस को। तो अभी तो रिजर्वेशन 60% के ऊपर है। तो फिर इस बात को क्यों बार बार उछाला जाता है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखिए, फेयर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, फेयर जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। ये परसेंट वो परसेंट जो है ये जस्टिस का क्राइटेरिया नहीं है। अगर जस्टिस डिमांड करता है कि 70% हो, 75% हो, तो वो दिया जाना चाहिए। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा सकता है।
तो ये अमेंडमेंट जो है ये किस तरह के होंगे? क्या जैसा जब ये तय किया गया था कि भाई ये 50% की मर्यादा से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसके पीछे क्या वजह रही थी? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं है। हाँ। ये तो मंडल ने कहा कि 50% होना चाहिए, मंडल के केस में। अच्छा। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखोगे तो वहाँ कहीं पे इतना परसेंट होना चाहिए, इतना परसेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं लिखा है। वहाँ तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, एडिक्वेट रिजर्वेशन की बात की तो गई ये है। बिना मतलब से प्रचारित किया जाता है? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल नहीं है। तो मंडल कमीशन का जो केस है 92 के बाद, उसके बाद प्रचारित हुआ। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो लिखी गई नहीं है लेकिन वो प्रचारित होती रहती है। इंटरप्रिटेशन से लाई गई है। अच्छा। एक बात और भी इसके साथ जुड़ती है आरक्षण के इसी मुद्दे के साथ में कि मराठाओं में जो बिल्कुल आगे बढ़ चुके हैं, जो बिल्कुल संपन्न है वे, और जो अभावग्रस्त है वे, इन लोगों को बाइफरकेट करने के लिए जिस क्रिमिलेयर का इस्तेमाल किया जाता है, क्या वो इस आरक्षण के साथ भी जुड़ता है? नहीं, क्रिमिनल लगा के आप जो ऑलरेडी फॉरवर्ड है उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं ना। ओबीसी में है ही वो ऑलरेडी। मान लीजिए अगर मराठास में जो है अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो जो उनमें जो एडवांस्ड है, जैसे जो करोड़पति लोग हैं, मान लीजिए 10 लाख से ऊपर इनकम है और किसी के घर में सर्विसेज में 2-3 लोग, वो तो एक्सक्लूशन किया जा सकता है ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। पर उसके लिए 70% मराठास को रिजर्वेशन ना मिले, 80% मराठास को रिजर्वेशन ना मिले, ये कहना ये मैं समझता हूँ न्याययुक्त नहीं है। ये तो अन्याय हो जाएगा फिर। तो इस बात को अगर मान लीजिए कि ये सेटलमेंट का मुद्दा नहीं बनता है और ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन जाता है तो क्या इसको फिर चैलेंज किया जाएगा? मैं तो कितने दिनों से कह रहा हूँ कि इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और मैं छत्तीसगढ़ के जब चुनाव चल रहे थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान के, और जिस समय बीजेपी गवर्नमेंट इस तरह का जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनके लिए रिजर्वेशन ला रही थी, उस समय मेरे के स्पीचेस से मैंने कहा था कि जब आपने अमेंडमेंट कर ही दिया, जब 50% का रूल जंप कर ही दिया, तो साथ में सभी रिजर्वेशन के लिए क्यों नहीं किया? ये तो मोदी गवर्नमेंट की कॉन्स्पिरेसी है, डेलिब्रेट किया उन्होंने कि इनको तो दे दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को, लेकिन ओबीसीज का और एससी एसटी के रिजर्वेशन को एक्सपांड नहीं किया उन्होंने, डेलिब्रेटली किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो मैं पहले से कह रहा हूँ, आज भी मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र के कोई पॉलिटिशियंस होंगे जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है, जो इस सोशल जस्टिस के कॉज को मानते हैं। मैं बिल ड्राफ्ट करके तैयार है मेरे पास में, आप उसको पार्लियामेंट में मूव करो और लाने का प्रयास करो। तो एक बात जब ये चल ही पड़ी है कि आरक्षण की ही बात हो रही है, तो अभी आरक्षण में ये जो उप सूची बनाने की बात जो चल रही है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के बीच में, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये ज़रूरी मैटर है या फिर ये आपको भी गैर ज़रूरी लगता है? बहुत सारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन ले रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। देखिए, आंध्र प्रदेश में, बिहार में और पंजाब में और शायद हरियाणा में जी इस तरह का जो सब क्लासिफिकेशन है वो ऑलरेडी किया गया है स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसके ऊपर में मुझे लगता है कि डिसीजन देने वाली है कि भाई एक ग्रुप के अंदर में अगर कोई 2 डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन की डिग्रीज हो, जिसको डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वेरी होता है जी, तो क्या इसको एडिशनल अलग से देना चाहिए क्या, कुछ परसेंटेज जो है? तो ये जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो टेस्ट करेगा। मैं समझता हूँ डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर बहुत ज़्यादा वेरी होती है, मान लीजिए विद इन शेड्यूल्ड कास्ट है, विद इन शेड्यूल ट्राइब है, या विद इन, आप अगर मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देखेंगे तो जिसमें जिसको ऑब्जेक्शन क्लॉज कहा जाता है, उसमें भी ये बात कही गई थी कि भाई ये इतनी कम्युनिटीज़ को अलग से 17% दीजिए, यानी ओबीसी को 27% में 15 और 12 इस तरह का भी क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये उस समय में भी ये व्यूज़ आए हुए थे। तो डिग्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये प्रूव होना चाहिए, इसका सर्वे होना चाहिए, और सर्वे होकर अगर डिमांड करता है तो विद इन वो परसेंटेज जो है अलग से देने में कोई बुराई नहीं। लेकिन इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन केवल स्टेट में सर्विसेज देने से, रिजर्वेशन देने से पूरा होगा, ये मान लेना गलत है। इसमें प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन के लिए लॉ बनना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। जुडिशरी में अफर्मेटिव एक्शन का जो है वो प्रोविजन आना चाहिए। तब जब स्टेट एंड मार्केट दोनों में जाकर जब जो है वो रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन एक्सपैंड होगा, तब जाके डिस्क्रिमिनेशन समाप्त होगा। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग मराठा आरक्षण के साथ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, अगर ये होता है तो मराठाओं को भी अप्लाई होगा, मराठा क्वालिफाई होंगे तो सबके लिए अप्लाई होगा। चलिए, इस बातचीत को हमें यहाँ पर रोकना होगा। अगर हम इसे समराइज़ करना चाहे तो इस पूरे मुद्दे को आप कैसे समराइज़ करते हैं? मैं पर्सनली मराठा रिजर्वेशन पे कहना चाहूँगा कि 70% ऑफ द मराठास जो है जी, वो सही में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सोशल जस्टिस का जो है वो इशू है, ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये वाइडर कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो इंटरप्रिटेशन का इशू है, और मराठास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको लॉ के आधार पर डिस्क्वालीफाई करता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके मराठा और मराठा जैसी और
तत्सम कम्युनिटीज़ को भी रिजर्वेशन एक्सपांड किया जाना चाहिए, और साथ में प्राइवेट सेक्टर में अफर्मेटिव एक्शन आना चाहिए, और जुडिशरी में डाइवर्सिटी और रिजर्वेशन का प्रोविज़न आना चाहिए। बात यह है कि अफर्मेटिव एक्शन पूरी दुनिया में किया जाता है और ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सामाजिक न्याय और समानता को स्थापित करते हैं हमारी जीवन शैली में और हमारी सामाजिक चर्या में। इसी बात पर ये आज बात हो रही थी कि मराठा आरक्षण के संबंध में जो पूरे देश में चर्चाएं चल रही है, इसी पर हम लोग एक छोटा सा ब्रीफ इंटरव्यू कर रहे थे विजय मानकर साहब के साथ। साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ। ये बातचीत जो आवाज़ विशेष में हमने आपके लिए लेकर आए थे, अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर साहब के साथ ये बातचीत थी। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।